रश्मि की फ्लाइट कोहरे के कारण लेट हो गई थी। अब फ्लाइट रात में 3:30 बजे आएगी, तब तक जागना ही पड़ेगा। उसने एक नजर अपनी कलाई घड़ी पर डाली, फिर बेमन से सोचा, क्यों न एक चक्कर ड्यूटी फ्री शॉप का ही लगा लिया जाए, कम से कम समय तो कट ही जाएगा। दीपक ने घर से निकलते वक्त एक अच्छी सी व्हिस्की लाने की फरमाइश की थी और परफ्यूम। अगर उसके स्टॉक में एक और जमा हो भी गई तो बुरा क्या है, बच्चों के लिए चॉकलेट्स भी ले लूंगी। यही सोचकर उसके कदम ड्यूटी फ्री स्टोर की तरफ चल बढ़ गए। व्हिस्की लेने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि नीले रंग के ब्लेजर की जेब से एक गोरा हाथ भी उसी शेल्फ पर आ लगा। ओह, आई एम सॉरी, आप ले लीजिए, रश्मि ने नम्र स्वर में कहा। नहीं नहीं, आप ही ले लें। कहते हुए राज ने उसकी ओर देखा तो दोनों ही चौंक पड़े। अरे, तुम यहाँ? दोनों के मुंह से एक साथ निकला। फिर तो एयरपोर्ट का वो सूना कोना रश्मि और राज के कहकहों, चुटकुलों और फ्लैशबैक की बातों से खुशनुमा हो उठा था। विद्यार्थी जीवन में दोनों ही एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त रहे थे। बम्बई जैसे महानगर में समुद्र की रेत पर बैठकर अपने नाम लिखना और फिर लिखकर मिटाना, प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए सिंघवी सर के घर जाना और उनके एक बार कहने पर बारी बारी से प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालना, रश्मि को सब याद आने लगा था। रश्मि की फरमाइश पर राज का सितार पर धुनें बजाते बजाते अपनी उंगलियां घायल कर लेना, रश्मि का उसकी अंगुलियां देखकर बैंडेड लगाते हुए उदास हो जाना, राज के एक बार कहने पर उसके लिए गाजर का हलवा और दही बड़े अपने हाथ से बनाकर लाना, राज भी अब तक कहां भूला था। तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात भी इसी तरह हुई थी, दिल्ली मॉल में। दोनों के हाथ इसी तरह एक ही किताब पर पड़े थे। बातों ही बातों में राज ने कहा, हाँ, और तब तुम ही ने शिष्टता से कहा था, आप ही ले लीजिए, मुझे तो पहली ही मुलाकात में तुम बहुत अच्छे लगी थी। राज के स्वर में प्रशंसा थी। तुम्हारा ड्रेस सेंस, बातचीत का ढंग अद्भुत था। अगर अच्छी लगी थी तो तुम मेरी हर बात काट क्यों देते थे? और तुम हमेशा मुझसे झगड़े का बहाना ही क्यों ढूंढती रहती थी? हे ईश्वर, तुम अभी तक वैसे ही भोले भंडारी हो। मैं झगड़े का नहीं, बल्कि तुम्हें चिढ़ाने का बहाना ढूंढा करती थी। तुम्हारी आदत थी टॉपिक छेड़ दो तो घंटों बोलते ही जाते थे और न छेड़ो तो चुप। अपने आप से तो कभी कोई बात तुम्हें सूझती ही नहीं थी। फिर भी मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी कुछ बातें जो तुम्हें कहनी चाहिए थी कभी कही ही नहीं। तुमने, राज ने बात पकड़ ली, क्या नहीं कहा मैंने? रश्मि घुमा फिराकर बात टालने की कोशिश करने लगी, लेकिन राज अपनी ही बात पकड़कर बैठा रहा। जिस लड़की को उसने अपने दिल में बैठा कर रखा, मान सम्मान दिया, वो उसे भोला भंडारी कैसे कह रही है? तुमने कई बार कहा था कि तुम अकेले में कुछ कहना चाहते हो, पर हम जब भी अकेले में मिले तुमने कभी कुछ नहीं कहा। उधर राज के मन में उत्सुकता अभी भी बनी हुई थी। क्या कहता मैं? याद है जब तुम्हें कोविड हुआ था, सारी रात जागकर तुम्हारे पेपर मैं ही तैयार करता था। नारियल पानी और दूसरे फल और खाने का सामान माँ से झूठ बोलकर सुबह अंधेरे ही तुम्हारे घर तक पहुँचा कर भी आता था, क्योंकि उसके बाद तो पुलिस की गश्त शुरू हो जाती थी। याद है तुम हमेशा कहा करती थी कि तुम किसी सरकारी कर्मचारी से ही शादी करोगी, और तब मैंने सरकारी प्रतियोगिताओं की ही तैयारी शुरू कर दी थी। बहुत सी बातें कहने के बाद वो बोला, बहुत सी बातें कहने की नहीं समझने की होती है। अगर मैंने नहीं कहा तो तुम ही कह देती, मैडम इंटेलिजेंट। इतना सब सुनकर रश्मि भी खुद को रोक नहीं सकी थी। बोली, हैरानी तो इस बात की है राज की
हर विषय पर आत्मविश्वास के साथ बोलने वाला इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ एक लड़की के हाव भाव और आंखों की भाषा नहीं पढ़ सका। कहने की कोशिश तो मैंने भी बहुत बार की थी, पर खुलकर कैसे कहती। आखिर लड़की ही तो थी मैं। हर क्षेत्र में बराबरी का दावा करने में तो तुम औरतें एक पल का समय भी नहीं गंवाती, और प्यार का इजहार करना हो तो। राज ने चिढ़कर कहा, पहले प्यार की कशिश दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन रश्मि और राज अपने प्रेम का इजहार नहीं कर पाए। आज दोनों की आंखें इस समय बोल रही थी, मगर शब्द थे कि जुबान पर आते आते ही रुक जाते थे। आज पहली बार दोनों को पता चला कि जिसे दिलोजान से चाहा, उनका वो पहला प्यार भी उन्हें ही प्यार करता था। वो दोनों हैरान थे, खुश भी थे और दुखी भी थे। उसके बाद बहुत देर तक मौन मुखर रहा। फिर सन्नाटे को बींधते हुए राज ने बात शुरू की। राज ने पूछा, तुम्हारे पति कैसे हैं? रश्मि बोली, वो बहुत अच्छे हैं। राज ने फिर पूछा, और बच्चे? 2 वंश और जिया। एक बार फिर दोनों अपने अतीत को भूलकर वर्तमान में लौट आए। अपनी फ्लाइट का अनाउंसमेंट सुनकर राज भावुक हो उठा था। फिर कब मुलाकात होगी पता नहीं, शायद जल्दी या शायद फिर कभी न हो। उसके बाद सामान समेटकर बाय बोलना, मोबाइल नंबर एक्सचेंज करना, फ्लाइट में बैठना, सब कुछ जैसे सिलसिले से किसी मूवी की तरह ही हुआ। घर पहुंचकर दीपक ने रश्मि का गर्मजोशी से स्वागत किया। फिर बोले, घर से चली जाती हो तो बहुत सूना सूना लगता है। सुनते ही रश्मि दीपक से लिपट गई थी। फिर तो रश्मि बैग में से सबके लिए एक एक गिफ्ट निकाल कर देती गई। तो बच्चों के कहकहों से पूरा घर गूंज उठा था। मम्मा, आज हम मेड के हाथ से पका खाना नहीं खाएंगे, आपके हाथ से बनी पाव भाजी खानी है। वंश बोला और जिया डोसे की फरमाइश कर रही थी। साथ में सांभर और चटनी भी जरूरी थी। जल्दी ही दीपक ने महसूस किया कि हमेशा कम और नपा तुला बोलने वाली रश्मि एकदम से बिंदास और चंचल हो गई थी। वो अक्सर रश्मि को किसी से फोन पर बहुत देर तक बात करते सुनते तो सोचते, बिना मतलब तो रश्मि किसी से एक शब्द नहीं बोलती। फिर ये कौन है जिससे बात करते समय रश्मि का स्वर धीमा और सीरियस हो जाता है? सोशल नेटवर्किंग साइट खोलते समय या व्हाट्सएप पर बातें करते समय भी वो दूसरे कमरे में चली जाती थी। सबसे हैरानी इस बात की थी कि जिस सितार पर बरसों से धूल जमी थी, उसे पोंछकर उसके तारों को कसकर रश्मि के हाथ पूरे घर को उसके मधुर स्वर से गुंजायमान कर रहे थे। हालांकि दीपक का धीरज जवाब दे रहा था, फिर भी रश्मि में आया बदलाव उन्हें इतना अच्छा लग रहा था कि वो उसे टोकना नहीं चाह रहे थे। साथ ही उन्हें इस बात का मलाल भी था कि जो काम वो बरसों से शिद्दत से नहीं कर पाए, वो इन 4 दिनों के ऑफिशियल टूर में कैसे संभव हो गया। इसी असमंजस में कुछ दिन और निकल गए। आखिर एक दिन रस्म ने खुद ही भेद खोला। दीपक, जानते हैं, मुंबई में मुझे राज मिला था। वो तुम्हारा MBA का क्लासमेट। हाँ, थोड़ा कमजोर लग रहा था, लेकिन आवाज में वो ही खनक थी। लेकिन एक बात कितनी अजीब है कि हम दोनों ही कॉलेज के जमाने में ही एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन न कभी उसने अपने प्यार का इजहार किया, नहीं कभी मैंने। दीपक ने कहा, अच्छा ही हुआ ना। अगर पता चल जाता तो तुम मेरी पत्नी कैसे बनती? कहने को तो दीपक ने शरारत से रश्मि की आंखों में झांक कर कह दिया, लेकिन था तो वो पुरुष ही और पति भी। मन का एक कोना फिलहाल यही सोच सोच कर संदिग्ध था कि रश्मि ने खुद को एक कवच में कैद करके रखा है। जिस तरह वो एक अच्छे बेटे, भाई और सरकारी अफसर का दायित्व निभा रहे हैं, उसी तरह रश्मि भी एक अच्छी पत्नी होने का दायित्व निभा रही है। एक रात सुंदर बेडरूम की धीमी रोशनी में अपनी सशक्त बाहों में रश्मि को लेकर
दीपक बड़े इत्मीनान से बोले, शादी से पहले तुम राज को पसंद करती थी, ये तो तुम मुझे पहले ही बता चुकी थी, लेकिन इन 4 दिनों में राज से मिलने के बाद जो तुम्हारे व्यवहार में बदलाव आया है वो देखकर सोच रहा हूँ कि कहीं मेरी 12 वर्ष की तपस्या तो भंग नहीं हो जाएगी। कहाँ राज लिस्टेड कंपनी का सीईओ और कहाँ मैं एक साधारण सा गेजेटेड अफसर। दीपक, मैं बहुत ही बेबाक किस्म की इंसान हूँ। कुछ छिपाना चाहती तो तुमसे राज का जिक्र कभी भी नहीं करती। दूसरा इसलिए भी कि जितने तुम सुलझे हुए इंसान हो उतना शायद ही कोई होगा, इसीलिए मैंने तुम्हें सब कुछ बताकर अपने मन का बोझ हल्का कर लिया। फिर भी झूठ नहीं बोलूंगी, कभी कभी मैं खुद से ये सवाल आज भी पूछ लेती हूँ कि ऐसी कौन सी कमी थी मुझ में जो राज ने मुझे स्वीकार नहीं किया। ये सोच ही शायद वो खलिश थी जिसके कारण मैं अपने अतीत को याद करना ही नहीं चाहती थी। पर अब राज से मिलने के बाद वो फांस भी हमेशा हमेशा के लिए मेरे दिल से निकल गई है। समय धीरे धीरे बीत रहा था। दिनचर्या, गृहस्थी संभालने, बच्चों को स्कूल भेजने, खुद ऑफिस जाने और देर रात तक प्रेजेंटेशन तैयार करने में कब सुबह होती और शाम ढल जाती पता ही नहीं चलता था। एक दिन अचानक रश्मि अपनी मारुति कार से उतर ही रही थी कि राज नीली मर्सिडीज से उतरता हुआ दिखाई दिया। दोनों सितारा रेस्टोरेंट के लॉन में कोने की टेबल पर बैठकर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बातें कर रहे थे। टेबल वेजिटेबल्स कटलेट्स, पनीर टिक्कों और स्वीट लाइम सोडा से सजी हुई थी। राज, मैंने दीपक को बताया कि बॉम्बे एयरपोर्ट पर तुमसे मुलाकात हुई थी तो दीपक बोले, भाई रश्मि, पुराने दिन याद करके हमें भूल मत जाना, नहीं तो इस अधेड़ उम्र में 2 बच्चों को कैसे संभाल पाऊंगा। राज, जानते हो दीपक ने हार्वर्ड से MBA किया है। कहते हैं मेरी 2 गर्लफ्रेंड थी, एक 1.5 साल, दूसरी 2 साल पर दोनों ही साथ छोड़ गई। साथ तो हिंदुस्तानी बेगम ही दे रही है न। राज कपूर कैसे उड़ा कर ले जा सकता था तुम्हें? जन जन का साथ तो हम दोनों का ही है न। राज ने महसूस किया रश्मि के हाव भाव में कहीं भी विरह, अलगाव या वर्तमान से असंतुष्टि का भाव नहीं था। बड़े सहज ढंग से बोला, रश्मि, पहले प्यार में बड़ी अजब सी कशिश होती है, न भूली जाने वाली कुछ मीठी यादों के घेरे में बंद कर रह जाती है जिंदगी का वो पहला पाक एहसास। तुमने और मैंने अपने वैवाहिक जीवन के साथ समझौता करके बड़ी ही समझदारी से काम लिया और अपने जीवन साथी को खुद ही अपने क्रिश के बारे में सब कुछ बता दिया। अब तो हम दोनों के पास एक बहुत अच्छा जीवन साथी भी है और प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। रश्मि की आंखों में नमी तैर आई थी। राज उसकी पीठ थपथपा कर बोला, मैंने तुम्हें और तुमने मुझे चाहा था। ये अध्याय हम दोनों यहीं पर समाप्त करते हैं। कभी घर आओ रिमा, मेरी पत्नी तुम्हें खुद फोन करेगी। मैं दीपक को हमेशा यही दुआ करूंगा कि तुम और मैं कभी भी बेईमानी करके अपने परिवार को खंडित नहीं होने देंगे और अपने जीवन साथी और बच्चों के प्रति निष्ठावान रहेंगे। प्यार शक्ति होता है और प्यार पूजा भी होता है। आज का यहाँ मिलना तुम दीपकांत को बताना और मैं रिमा को बताऊंगा। अब जब भी मिलेंगे सब इकट्ठे ही मिलेंगे। मन को साफ रखेंगे, बिल्कुल दर्पण की तरह। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता और दोनों गाड़ियां लगभग एक साथ स्टार्ट हुई थी। 2 प्रेमी नहीं, 2 मित्र अपने अपने घर की तरफ जा रहे थे।